Hi student, I am Savitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. This video I will discuss about our regulation of respiration, of breathing and exchange of gases. I have already discussed about our digestion and absorption chapter, and this video is our last lecture of breathing and exchange of gases. Then next lecture I will discuss about our body fluids and circulation chapter, that is ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो जो जो भी आज मेरा पहला लेक्चर लगाया है और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको लगा लो। बहुत अच्छे से मैं एनसीईआरटी बुक को एक एक लाइन को मैं इम्पोर्टेंट देख कर लिखा हूँ। और दिस वीडियो देख के आपको यदि बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और पास वाला बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके आज हमारा लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारा ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट एंड द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यू बाय द न्यूरल सिस्टम। ठीक है, हमारा हार्ट का बीट जब जो होता है वो 72 टाइम्स होता है। ठीक है, और हमारा जब ब्रीदिंग जो होता है वो हमारा 12 टाइम्स होता है। ठीक है, तो यही वाला जो होता है ये सब किसका कंट्रोल में होता है? हमारा न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे हमारा जो न्यूरल सिस्टम है कौन सा वाला पार्ट में कौन सा वाला चीज़ होता है, यही वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है इन आवर ब्रेन, दैट इज़ आवर मेड्यूला एंड पॉन्स। यही दो वाला रीजन ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रीदिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को पता है ये यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया है, उसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है एक डायग्राम है, उसमें ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा उसका मतलब नहीं समझने से हम लोग को यही वाला चैप्टर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। ठीक है, यह हमारा ब्रेन का हमारा 3 पार्ट होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हिंड ब्रेन। ठीक है, और फोर ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक सेरिब्रम और एक डायनसेफेलम। ठीक है, ये सेरिब्रम का पार्ट होता है और ये डायनसेफेलम उसका अंदर है। ठीक है, देन हमारा ये मिडिल ब्रेन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हिंड ब्रेन 3 पार्ट का होता है। ठीक है, 3 पार्ट में हमारा पॉन्स आता है, मेड्यूला आता है और हमारा सेरिबेलम आता है। ठीक है, पॉन्स है, हमारा मेड्यूला है और सेरिब्रम है। ठीक है, देन यहाँ पर जो पॉन्स है यहाँ पर एक सेंटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और जो मेडुला में एक सेंटर है न्यूरल का सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर पॉन्स में और एक भी सेंटर है, उसको अपेंटिस्टिक सेंटर कहते हैं, एप्न्यूटिक सेंटर। उसका स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से करने से अच्छा होगा, मतलब एप्न्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, इसका स्पेलिंग ऐसा होता है एप्न्यूस्टिक। ठीक है, देखो यहाँ पर जब मेड्यूला का एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो यहाँ पर सिग्नल देगा, और कहाँ कहाँ पर वो एक्ट करेगा? ये जो है हमारा लॉन्ग्स का, ये लॉन्ग्स है और ये हमारा डायफ्राम है। लॉन्ग्स का जो ये वाला रीजन है, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में और डायफ्राम में, ये दोनों चीज़ में हमारा ये एक्ट करने से हमारा ब्रीदिंग का सिस्टम चालू होगा। और हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन का यहाँ इसका सिग्नल से हमारा इंस्पिरेशन ब्रीदिंग का टू
पार्ट होता है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। यहाँ पर ये सिग्नल मिलने से हमारा इंस्पिरेशन होता है, और यहाँ पर जो है एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन कहाँ पर होता है, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल से वो होता है। मतलब हमारा यहाँ पर जो कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन होने के वजह से हमारा जब जो इंस्पिरेशन होता है उसको बंद कर, मतलब थोड़े समय के लिए बंद करने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर का एक्ट होता है, और फिर से चालू करने के लिए ये वाला जो है एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो वाला सेंटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो ये वाला बात आपको क्लियर हो गया अच्छा से। ये वाला हम लोग देख लेंगे क्या क्या मैं लिखा हूँ। हमारा जो मेड्यूला है, देखो यहाँ पर जो मेड्यूला है, मेड्यूला इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड पोन्स इज कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड यहाँ पर मेड्यूला इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन एंड इट कैन बी मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, neural signal from this center can be reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। यह वाला चीज़ मैं अच्छे से यहाँ पर समझ चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक केमो सेंसिटिव एरिया होता है, कहाँ पर, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के एडजेसेंट में एक केमोसेंसिटिव एरिया होता है, और जो कि सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन, ये दोनों को सेंसिटिव करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन दिस सब्सटेंस कैन बी एक्टिवेट द सेंटर which in turns can signal the rhythm center to make the necessary adjustment, and in this respiratory process by which this substance can be eliminated, this substance eliminate होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड विद द एरोटिक अर्क एंड द कैरोटिड एट्रिया also can be recognized changes in the CO2 and H+ concentration and send the necessary signal to the rhythm center for the remedial action, and the role of oxygen is the regulatory in the respiratory rhythm is the insignificant। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट का पार्ट होता है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर में 3 का पार्ट होता है, एक है आजमा, एक आजमा एंड एम्फाइजिमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, आजमा डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग को हम लोग आजमा कहते हैं, और वो तो बहुत मतलब डेंजरियस एक डिजीज होता है आजमा, और कॉजिंग हुजिंग होता है, हुजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। हमारा जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं, हमारा ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, अल्वियोलाई, ये सब पढ़ के आए हैं उसका स्ट्रक्चर। यदि आप नहीं लगाए हैं प्रीवियस वाला लेक्चर तो लगा लो, आप समझ जाएंगे ये वाला चैप्टर को। जो हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से उसका इन्फ्लामेशन हो जाने से हमारा हुजिंग होता है, और हुजिंग होने से हमारा वही वाला जो हमारा डिफ़िकल्टी आता है ब्रीदिंग करने के लिए, उसको हम लोग अजमा कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आवर एम्फाइशीमा। एम्फाइशीमा क्या है? इट इज़ द क्रोनिक डिसऑर्डर इन व्हिच द अल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेसिस डिक्रीजेस। हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारा अल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वन मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, हमारा जो स्मोकिंग करते हैं लोगों, इसी मतलब वो बहुत डेंजरियस होता है, वो हमारा एम्फाइशीमा कजेस कर देता है। और वहाँ पर क्या होता है ना, हमारा अल्वियोलर वॉल मतलब डैमेज हो जाता है, इसीलिए ये वाला एम्फाइशीमा होता है। ठीक है, देन हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स in certain industries and especially these involving grinding or stone breaking produce so much dust। ठीक है,
हमारा जो सब इंडस्ट्री होता है और ग्राइंडिंग करने के लिए जो इंडस्ट्री स्पेशली ग्राइंडिंग करने के लिए जो इंडस्ट्री होता है, हमारा जब आयरन आता है उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, पाउडर फॉर्म करा जाता है उसको, देन उसको बहुत सारा प्रोसेस से हीट दे के उसको मतलब प्यूरिफाई आयरन हमारा निकलता है। ठीक है, वो हमारा केमिस्ट्री का जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वो वाला चैप्टर के में हम लोग पढ़ के आए, मतलब 12th क्लास का है। आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से जान लेंगे कैसे ग्राइंडिंग होता है। तो और स्टोन ब्रेकिंग ये वाला सब क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा बहुत डस्ट प्रोड्यूस करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैंट बी फुल्ली कोप विद दिस सिचुएशन, मतलब यही वाला जब रेगुलरली हम लोग रेस्पायर करते हैं वही वाला डस्ट को, तो हमारा इम्यूनिटी का मतलब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का वो हमारा कोप नहीं करता है, कॉपरेशन हमको नहीं देता है इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो हमारा लॉन्ग एक्सपोजर कैन बी गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, मतलब जो बहुत ज़्यादा समय तक वही वाला डस्ट के अंदर रहता है तो उसको फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, हमारा फाइब्रस टिश्यू जो है उसको प्रोलिफरेट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर एक होल बना देते हैं। ठीक है, दैट कजिंग द सीरियस लॉन्ग डैमेज, इसीलिए हमारा लॉन्ग का डैमेज हो जाता है। इसीलिए हमारा इंडस्ट्री में हमारा वर्कर्स शुड बी वियर द प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू।